कोरोना के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय भी सरकार ने लिया है। आपको जैसे मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की तुलना में भारत ने कोरोना के खिलाफ एक सफल लड़ाई लड़ी है और अन्य अनेक देशों की तुलना में कम नुकसान हुआ है। दूसरी ये भी बात आपको मालूम है कि 16 जनवरी से वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत हुई है। आज तक 1,07,67,000 1,07,67,000 लोगों को टीकाकरण हुआ है। दुनिया में सबसे तेज हुआ है और प्रैक्टिकली बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नंबर में कंप्लेंट नहीं आई कहीं भी। और 14 लाख लोगों को दूसरा डोज भी दिया गया है। ये हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को दिया गया और उसका सारा खर्चा भारत सरकार ने उठाया, लोगों को ये मुफ्त दिया गया। अब अगली बारी लोगों की उम्मीद थी, वैसे ही सरकार ने तय किया है कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। अभी सभी संबंधित उत्पादक, हॉस्पिटल्स, इनसे चर्चा करके ये भारत सरकार 10,000 सरकारी केंद्रों पर 45 से उम्र के ऊपर जिनको कोई दूसरी बीमारी भी है और 60 के ऊपर कोई भी है, कोई बीमारी नहीं है तो भी उनको ये टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा, सोमवार से, और सरकारी केंद्रों में मुफ्त होगा। प्राइवेट में जो लेंगे उनको शुल्क देना पड़ेगा। यही एक मुद्दा महत्वपूर्ण था। दूसरा, पुदुचेरी में जैसा आपको पता है कि वहां सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायक पार्टी से बाहर आए तो वहां के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने इस्तीफा दिया और किसी ने सरकार स्थापना का दावा भी नहीं किया। इसलिए राज्यपाल महोदय ने आर्टिकल 239 रेड विद सेक्शन 51 ऑफ यूटी एक्ट, यूनियन टेरिटरीज एक्ट, उन्होंने असेंबली के सस्पेंशन का सिफारिश की। आज इस सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दी और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वहां की असेंबली डिसॉल्व होगी। और जैसे आपको मालूम है, 1 सप्ताह में लगभग कब आएगा तो अभी चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट बहुत जल्दी आने वाला है। बाद में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ही लगता है, तो उसमें सरकार वैसे भी ये नहीं होता, तो चुनाव में से ही अब नतीजे आएंगे और निर्णय आएगा। और इसलिए
उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्टेजेस है, जो स्टेप्स है, वो उठाए जाएंगे. फ्रेंड्स, टुडे कैबिनेट मेट अंडर chairmanship of Narendra Modi, Prime Minister, and took a very important decision that the vaccination, which has been the largest of the world, which started from 16th January, the vaccination has been done for 1,07,67,000 people. 14 lakh people have received second dose also. This section was primarily for health workers and frontline workers, and the whole expenditure was borne by government. They were vaccinated free. Now, this vaccination second phase will start from Monday the next, 1st March 2021, in which anybody above 60 years, and that may not be less than 10 crore people in the country. So 60 plus anybody and 45 plus with comorbidities will be given vaccines in 10,000 government medical facilities and also many private hospitals, nearly double than government hospitals. So this facility will be available at many places. Whoever goes to the government clinic, government center, will be administered vaccine free of cost. Bharat Sarkar, Indian government will pay for them. Indian government will purchase the necessary doses and will send to all the states. And those who want to get vaccination from private hospitals will have to pay. What amount will be paid will be decided and declared by Health Ministry within next 3-4 days, as they are in discussion with manufacturers as well as hospitals. So they will come out with a solution. But this is the largest vaccination of the country. And as you know, in Puducherry, Narayanasamy, the Chief Minister, resigned. Nobody has claimed to form the government. Therefore, the governor there, LG, gave the recommendation to suspend the 14th Assembly under Article 239, read with Section 51 of UT Act. Now, our approval will be sent to President and he will approve. That will be the final approval. After his approval, 14th Assembly will stand dissolved and necessary steps for administration will be taken. And as you know, Model Code of Conduct will start within few days and there will be elections thereafter. So these are the 2 points. Major 2 decisions have been taken about production-linked incentives in IT sector and in pharma sector. Ravi Shankar Prasad ji will brief you on those very basic 2 reforms of Modi government. मित्र प्रकाश जी, पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, नमस्ते। प्रधानमंत्री की एक सोच है कि हमारी सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाए, भारत में मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करे, क्वालिटी इनोवेशन का काम करे और देश में पूंजी निवेश हो और रोजगार के अवसर मिले। इसके लिए कई सनराइज सेक्टर को तय किया गया है और जहां प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपको मैंने पहले भी बताया था, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इज अ वेरी सिंपल टर्म। कम टू इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, सेट अप योर फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, एक्सपोर्ट आउटसाइड एंड अर्न इंसेंटिव।
भारत में पूंजी निवेश करो, फैक्ट्री लगाओ, उत्पादन बढ़ाओ, एक्सपोर्ट करो और इंसेंटिव प्राप्त करो। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इज लिंक्ड टू योर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड डिलीवरी ऑन द ग्राउंड। ये इसका एक बहुत बड़ा सार है। इसमें आपको याद होगा कि पूर्व में मोबाइल के क्षेत्र में, क्लस्टर के क्षेत्र में हम एक कार्यक्रम लेकर के आए। कुछ दिन पूर्व हम टेलीकॉम प्रोडक्ट्स में इंडिया में नेटवर्क्स बने, टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स बने, इसके लिए एक बार पीएलआई लेकर के मैं आपके सामने आया था। और आज इसी कड़ी में तीसरी कड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी एंड सर्वर्स में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की एक योजना लेकर के हम आए हैं। आई रिपीट, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी एंड सर्वर्स। तो ये पूरा एक ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का। मोबाइल फोन है, उसके कंपोनेंट्स हैं, पीसीबी है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट्स हैं, और आज जो बहुत पॉपुलर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी एंड सर्वर्स, उसकी हम घोषणा करने आए हैं। इसको हम विस्तार से आपके सामने बताएं, इसके पहले हम एक बात कहना चाहते हैं। बजट की चर्चा अच्छी हुई है, बजट को लोगों ने अप्रिशिएट किया है, लेकिन बजट के बारे में एक सवाल लोग कहते हैं, डिलीवरी कैसे करेंगे आप? While appreciating the budget, one question was asked, will you deliver in time? ये सवाल अच्छा है। इसमें मोदी सरकार की क्या उपलब्धि रही है, ये आपको हम पहले पीएलआई के बारे में दोबारा बताना चाहते हैं कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर मोबाइल फोन हम लोगों ने अनाउंस किया अप्रैल 2020 में इसी स्थान पर, और 31 जुलाई तक का उसका एप्लीकेशन की डेट थी। हाइट ऑफ कोरोना, इस बात को समझें आप। और आज आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 5 महीने में दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में आ गई जो मोबाइल बनाती हैं, और 35,000 करोड़ का गुड्स प्रोड्यूस हो गया है। 22,500 लोगों को नौकरी मिल चुकी है इस स्कीम में, और लगभग 1,300 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है। Therefore, the production link incentive for mobile phone and components, which was announced in April during the height of COVID, delivered production worth 35,000 crores, jobs to 22,500 crores, and about 1,300 crores of investment by them. और इसमें हमें पूरी कोशिश, हमारा विश्वास है कि आने वाले 5 वर्षों में हम 10 लाख करोड़ का निर्माण करेंगे, 7 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करेंगे, और लगभग 8-9 लाख लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी देंगे। और इस पूरे हमारे स्कीम का एक फोकस है कि हमें ग्लोबल चैंपियंस को वर्ल्ड से हिंदुस्तान में लाना है, और हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर्स को नेशनल चैंपियन बनाना है। ग्लोबल चैंपियन एंड नेशनल चैंपियन, इसके साथ मिलकर हमें काम करना है। तो हमने बताया कि कोरोना के कठिन काल में भी हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो अगर ये हमारा रिकॉर्ड है, तो बजट को भी हम जमीन पर उतारेंगे, और प्रधानमंत्री का निर्देश हम लोग को मिल चुका है कि 1 अप्रैल से ही जब बजट शुरू होगा, हर विभाग इंप्लीमेंटेशन की तैयारी करना शुरू कर दे और काम शुरू कर दे। अब आज की स्कीम क्या है, ये थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। देश में जो आपके टोटल खपत है, 30,000 करोड़ रुपए का लैपटॉप और 3,000 करोड़ रुपए का ये टैबलेट्स, ये अभी खपत है। और इसमें से 80% एक्सपोर्ट इंडिया से इंपोर्ट होते हैं, अब बाहर से एक्सपोर्ट होकर आते हैं। तो भारत में नगण्य है। बीच में हमारी कुछ कंपनियां बनाना भी शुरू की थी, किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, वो इस कंपटीशन में नहीं आ पाई। तो आज की जो हमारी स्कीम है, इसमें हम इनको पूरा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और अट्रैक्ट करके यहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो, यह हमारी पूरी कोशिश होगी। तो इसलिए
हम 5 जो लार्ज कंपनी है जो बनाती हैं, जो 50% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट को कंट्रोल करते हैं, लैपटॉप में, आपके टैबलेट्स में, आईपैड वगैरह में, उनको हम हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। और इंडियन कंपनी को भी हम बनाना चाहते हैं नेशनली चैंपियन। हमारा उद्देश्य है कि हम इसमें टोटल प्रोडक्शन आने वाले 5 वर्षों में 3,26,000 करोड़ का होगा। द प्रोडक्शन थ्रू द PLI फॉर दिस लैपटॉप and other tablets, etc. The total production shall be 3.26 lakh crore by these 5 global champions and 10 national champions, और जिसमें 75% will be contributed towards export। ये हमारा एस्टिमेशन है। लगभग 2,45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होगा। तो 3,26,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होगा, 2,45,000 करोड़ रुपए का ये आपका एक्सपोर्ट होगा। और अभी आईटी हार्डवेयर का देश में जो वैल्यू एडिशन है वो 5 to 10% है। ये आने वाले 5 वर्षों में बढ़कर 20 से 25% हो जाएगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और इसमें बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी भी मिलेगी। लगभग 1,80,000 यानी 2 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। और ये हार्डवेयर का प्रोडक्शन 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी में भी अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, और ये जानना बहुत जरूरी है। भारत की आईटी सर्विसेज दुनिया में बहुत नाम कर रही हैं, आपको मालूम है। भारत में भी करती हैं, बाहर में करती हैं। भारत का आईटी इनोवेशन भी बहुत आगे बढ़ा हुआ है। और ये आपने नास्कॉम की रिपोर्ट देखी होगी कि पिछले कोरोना काल में भी 1,30,000 लोगों को नौकरी मिली, और बाकी उसका रेवेन्यू भी काफी आगे बढ़ा। हमको अब हार्डवेयर को भी आगे बढ़ाना है। हार्डवेयर मतलब दीज गैजेट्स, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट्स हों, चाहे वो सर्वर्स हों, या मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग हो। और ये हमारी कोशिश है कि ग्लोबल चैंपियंस हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर्स नेशनल चैंपियन बने, और ये लोग इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं और एक्सपोर्ट हब बनाएं। ये हमारी पूरी सोच है, और लोगों को नौकरी भी मिलेगी। तो हमें बहुत खुशी है कि ये पूरी स्कीम में काफ़ी सहयोग लोगों को मिलेगा, और हमने अपील भी की है। और 7,325 करोड़ की ये स्कीम है टोटल, जो हम देने वाले हैं इंसेंटिव में। और ये हमने स्कीम चर्चा करके बनाई है मैन्युफैक्चरर से। तो बैठे हुए हैं कि जैसे आज कैबिनेट से पास हो गया, हम बस 1-2-3 में उसको नोटिफाई कर देंगे, और वो अप्लाई करने के लिए बैठे हुए हैं। तो देश को, जब से मैं इस विभाग को संभाल रहा था, मेरी इच्छा थी कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ाएं। और अपने पत्रकार मित्रों को हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 23% है। आई रिपीट, द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इज 23%। जब 14-15 में हमारी सरकार आई थी, देश का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 1,90,366 करोड़ था। 1,90,366 करोड़। और 19-20 में ये 5,63,550 करोड़ पहुंच गया, सिर्फ 4 वर्षों में। और आज मैं इस मंच से देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का अभिनंदन करूंगा कि सिर्फ 2 फैक्ट्री थी 14 में, आज वो 260 से आगे पहुंच गई। और अब तो बताया कोरोना में तो दुनिया की और बड़ी कंपनी आ गई। इस पूरे आंदोलन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। ये है PLI स्कीम। तो हमने कहा आप लोगों को मैं बता दूं। दूसरा, आज एक बहुत बड़ा स्कीम और अनाउंस किया PLI में, वो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में। मैं पत्रकार मित्रों से एक बताना चाहता हूं कि भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका वर्थ है $40 बिलियन। इसमें भारत का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल में 3.5% है। लेकिन इंडिया फार्मास्यूटिकल को दुनिया के 200 कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन
जहां तक हाई एंड के ड्रग्स होते हैं वो पेटेंटेड ड्रग्स एक्सपोर्ट से ही आते हैं। तो इसकी पूरी कोशिश है कि भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाकर इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो उनका डाइवर्सिफिकेशन हो, हाई गुड्स में बाकी हो, इसकी पूरी कोशिश है। तो इसको हमने प्रकाश इसको हमने ओनली 15 इसको हमने एक विचार किया है कि 3 कैटेगरी में बांटा है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। ये स्कीम है 15,000 करोड़ की और ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये 3 कैटेगरी किया है। ग्रुप ए कौन है? वैसे लोग जिनका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू फार्मास्यूटिकल में 5,000 करोड़ के आसपास है। दोज whose pharmaceutical goods who manufacturing global manufacturing revenue में उनका 5,000 करोड़ का अपना योगदान है, their revenue is there. That is group 1. Group B is applicants having global manufacturing revenue of pharmaceutical goods between 500 to 5,000 crores. ये group B है। और group C है applicants having global manufacturing revenue of pharmaceutical goods less than 500 crores. तो 5,000 करोड़ the first one, group B 500 to 5,000 करोड़ and group C 500 करोड़ and less. ग्रुप ए को हम 11,000 करोड़ रुपया देंगे इस स्कीम में। कंपनीज कंप्राइजिंग ग्रुप ए, दैट मीन्स 5,000 करोड़ above, will get 11,000 crores. Group B will get 2,250 crores and group C will get 1,750 crores. ये हमने इसको बताया है। और उसके बाद हम कैटेगरी 1 में फार्मास्यूटिकल, कॉम्प्लेक्स जेनरिक ड्रग, पेटेंट ड्रग्स, सेल बेस्ड थेरेपी ड्रग्स इत्यादि को प्रमोट करेंगे। और ग्रुप 2 में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को, की स्टार्टिंग मटेरियल को, ड्रग इंटरमीडिएट्स को। और फिर ग्रुप डी में हम, ग्रुप 3 में ऑटो इम्यून ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स एक्सेट्रा। ये पूरा इसका डिटेल्स है। इसकी स्कीम विभाग बनाएगा, गाइडलाइन, और उसके बाद फिर हम इसको डिस्पर्स करेंगे। तो आज एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है कि भारत फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने और आत्मनिर्भर बने। क्वालिटी ड्रग्स, द फोकस ऑफ दिस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इज द सेम। इंडिया शुड बिकम आत्मनिर्भर इन मैन्युफैक्चर ऑफ good quality, high-end usable drugs, permit innovation, diversification. ये हमारी, and obviously export as well. तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्कीम का ये फायदा मिलेगा। तो मित्रों, ये 2 अब आपको फिर रिपीट करूं कि एक स्कीम आ गई मोबाइल की, दूसरी आ गई टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की, आज आ गई लैपटॉप और आपके पीसी, टैबलेट्स की आ गई, सर्वर्स की आ गई, और आज आ गई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत प्रभावी रूप से काम कर रही है और सिर्फ योजनाएं बना ही नहीं रही है, योजनाओं को जमीन पर उतार भी रही है, जैसा हमने आपको बताया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, नाउ वी कैन टेक सम क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। Today we are going to look at how the Indian economy